हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बल चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 11 का, और आप लोगों ने पहले लेक्चर को अगर देख लिया है तो इस लेक्चर को देखने में आपको और समझ में आएगा। नहीं तो पहले आप पहला वीडियो देखिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा। पहले लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया हुआ है, हम लोग बल के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने बल के बारे में जाना हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, बल को हम किस तरीके से मतलब कि बांटेंगे, क्योंकि बल के तो बहुत प्रकार हैं, है ना। तो बल को पहले हम साधारणतया अगर बांटते हैं सिंपल अपने लैंग्वेज में, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन कौन सा, तो इसको हम एक कर सकते हैं संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। जिसमें संपर्क का मतलब क्या हुआ, आप सिंपल लैंग्वेज में भी इसको देख सकते हैं। संपर्क का मतलब कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए। अगर इनकी हम डेफिनेशन की बात करें तो वे बल जो दो वस्तुओं के वास्तविक के संपर्क में आने पर कार्य करती हैं, वहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, संपर्क बल। संपर्क बल का उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें संपर्क बल ही यूज में आता है। जैसे धक्का देना किसी को, ठीक है। दूसरा उसके बाद घर्षण बल। घर्षण हो सकता है आप लोगों के लिए नया चीज़ हो, तो मैं बता देता हूँ कि ज़मीन पे जो हम चलते हैं तो उसमें घर्षण बल ही कार्य करता है। अभी जो मैंने इस बोर्ड पे जो इसको लिखा हुआ है ये घर्षण बल के कारण ही हुआ। कैसे, हमारा मार्कर और बोर्ड जब दोनों संपर्क में आए तो इस पे आगे की दिशा में लिखने पर ये इसमें कुछ रुकावट उत्पन्न किया। अगर ये फिसलता मतलब गीला होता तो लिखने पर स्याही फैलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे संपर्क बल आता है। उसके साथ साथ तनाव। इस ढक्कन को इस मार्कर से अलग करने के लिए इसको हम खींच रहे हैं, मतलब कि इसमें तनाव बल लगा रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे यहाँ घर्षण बल के कारण हम किसी वस्तु पर लिख पा रहे हैं, वैसे ही द्रवों में जिस कारण उसमें बहने का गुण होता है उसको हम कहते हैं श्यान बल। उसके अलावा और भी अगर आपको एग्जाम्पल याद आता है तो उसको आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया संपर्क बल के उदाहरण। अब असंपर्क, इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें दो वस्तुओं का आपस में संपर्क ना हो, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल सेम ही रहेगी। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो सही बल जिसका कि एक हम साधारण जीवन में जल्दी यूज तो होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। ये मार्कर है, इसको क्या नीचे से कोई खींच रहा है, नहीं, हम छोड़ दिए तो गिर गया। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हुआ है। तो ये किस में आएगा, ये आपका आएगा असंपर्क बल में। उसी के साथ साथ विद्युत ऊर्जा, प्लग ऑन किए पंखा तुरंत चल गया, ये किस चीज़ में आया, असंपर्क बल में। क्या इसमें किसी वस्तु को किसी ने खींचा गया, नहीं, क्योंकि ये आपका इस तरीके का नेचर और वर्क है, मतलब कि गुण है, तो उसमें ये काम आता है। उसी के साथ साथ जो नाभिकीय ऊर्जा हुआ, चुंबकीय ऊर्जा हुआ, दो चुंबक एक निश्चित स्थान पर है तो खिंचा जाते हैं, क्यों, असंपर्क बल के कारण। तो ये सब आपका उदाहरण हो गया असंपर्क बल का, ठीक है। उसके अलावा बल को हम जो है दो तरीके से और भागों में बांट सकते हैं। जैसा ही आपका साधारणता ये हो गया। उसके अलावा अगर हम ऊर्जा के आधार पर बांटें तो भी इसको हम दो तरीके में बांट सकते हैं। पहला संरक्षी बल और दूसरा इसी के तरीके से क्या हो जाएगा, आगे असंरक्षी बल हो जाएगा। संरक्षी बल का मतलब क्या हुआ, संरक्षी बल का मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पे हम कार्य करें और वो कार्य हमको वापस मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, संरक्षी बल। ये भी आपका संपर्क असंपर्क में जो उदाहरण हमने लिया है उसी में इसके भी उदाहरण आते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, हमने जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे वस्तु गिरा, हमने इसके विरुद्ध वस्तु को ऊपर उठाया ना, लेकिन छोड़ दिए तो फिर वापस अपने से नीचे आ गया। तो ये कैसे आया, क्योंकि ये सब संरक्षी बल है, मतलब हमने इसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो ऊपर उठाया तो बल इसमें स्टोर हो गया और छोड़ने पर ऑटोमेटिक गिर जा रहा है। तो इस तरीके से फिजिक्स में इसको हम समझ सकते हैं कि आपका संरक्षी बल के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जैसे अगर हम घर्षण बल जो हमने बात किया है, मैंने इस पे लिखा
और लिखते हुए मैं आगे बढ़ गया, क्या छोड़ने पर ये वापस मिट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये आपका क्या हो गया? असंरक्षी बल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बल को जो है दो तरीके से बांट लिया। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो आपका हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, जड़त्व क्या होता है इसको देखिए, क्या हम पढ़ेंगे? जड़त्व। जड़त्व जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं इनर्शिया, ये क्या होता है? तो जड़त्व भी देखिए, ये एक वस्तु का गुण ही होता है जो कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जड़त्व क्या होता है, तो ये गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पर हमने एक नया शब्द देखा, क्या? गति की अवस्था। तो हमको ये पता होना चाहिए कि गति की अवस्था कौन कौन सी पहले होती है। गति की अवस्था, तो देखिए गति की सामान्यतः 3 अवस्था हैं। पहला विरामावस्था, दूसरा एक समान गति की अवस्था, और तीसरा एक दिशा में गति की अवस्था। जो मैंने आपको ये जड़त्व का नियम बताया है, यही आपका न्यूटन का पहला नियम भी हो जाएगा, जिसमें बस थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें बाह्य बल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल न्यूटन के पहले नियम की तरह ही मिलता है। परिभाषा अगर ध्यान दें तो जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विरामा की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसा मैंने आपको जो शॉर्ट में बताया कि ये वस्तु का गुण है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। गति की अवस्था मैंने ये तीनों आपको बता ही दिया है ना। विरामावस्था मतलब कि अगर वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो ना चल पाए, उसमें जो बल कार्य कर रहा है उसके लिए ये उसका गुण हो गया गति की अवस्था का। अगर एक समान एक दिशा में चल रही है तो वो तेज ना हो पाए, धीमा ना हो पाए। एक दिशा मतलब किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उसी में वो चलती जाए। तो इन सब में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा ये तीनों अवस्था को वो चेंज हो? जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। वस्तु रुका हुआ है तो बगैर बाह्य बल लगाए तो चलेगा नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसको धक्का दें, हो सकता है नेचुरल भी हो, तेज़ हवा हो, ढलान हो, है ना, ये सभी कंडीशन हो सकते हैं। तो ये सब अगर कंडीशन आते हैं तो इसमें परिवर्तन होगा, और ये तभी संभव होगा जबकि उसमें कोई बाह्य बल लगाया जाए। तो इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे जड़त्व के प्रकार का। जैसे कि पहला प्रकार जो है जड़त्व का, विरामा का जड़त्व। विरामा का जड़त्व। अब विरामा का जड़त्व क्या होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने ये नाम देखा, विरामा मतलब क्या हुआ? रुकी हुई है वस्तु। जड़त्व क्या होता है? कि परिवर्तन का विरोध करे। मतलब जब वस्तु रुकी हुई हो उस समय उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? विरामा का जड़त्व। समझने के लिए डिफिनीशन अगर इसका देखें तो क्या होगा कि किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह स्वयं अपनी विरामा की अवस्था में परिवर्तन न कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? विरामा की जड़त्व। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं अच्छे से, और इसका एग्जाम्पल आपके पेपर में आता भी है। जैसे पहला एग्जाम्पल कि जैसे अगर आप बस में बैठे हुए हैं, अब बस अगर अचानक चल देती है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? बताइए। तो इसमें होता क्या है कि गाड़ी में तो भाई इंजन से स्टार्ट की, आपका गाड़ी तो आगे को चल दिया, लेकिन हमारा नीचे का जो पोर्शन है, मतलब कि पेट के नीचे का भाग, वो तो गाड़ी के साथ विरामा की अवस्था में था। गाड़ी चला लेकिन उसके साथ साथ नीचे का भाग तो आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर का बॉडी तो मोशन में आ नहीं पाया और हमें पीछे की तरफ धक्का लग जाता है। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया? विरामा के जड़त्व का। इसी तरीके से कंबल को तेज़ी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने जब कंबल को झटका तो झटकने पर उस कंबल तो भाई मोशन में आ गया, मतलब कि गति में आ गया, लेकिन धूल के कण को तो हमने कुछ मोशन मिला नहीं, तो कंबल हिला लेकिन धूल के कण तो उसी स्थिति में थे। तो इसी कारण जो है धूल के कण गिर जाते हैं। ये भी आपका इसी का एग्जाम्पल हो गया। और पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर
नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए क्या होता है कि जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो वो गतिमान हो जाता है, जबकि उनमें लटके फल विरामक के जड़त्व के कारण वहीं स्थित रहते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ को तो हिलाने पर वो गतिमान स्थिति में आ गया, लेकिन जो फल उसमें लटका हुआ है वो तो विरामक के जड़त्व की स्थिति में हो रहता है, जिस कारण होता क्या है कि विरामक के जड़त्व के कारण शाखा से अलग हो जाता है, पृथ्वी पे आकर्षण के कारण नीचे गिर जाता है। मतलब कि पृथ्वी के आकर्षण कहें या फिर गुरुत्वाकर्षण, इसके कारण वो नीचे गिर जाता है। उसके साथ साथ खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाती है, जबकि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको आप समझ पाए हैं कि नहीं। तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि नेट की थोड़ी समस्या है। ठीक है, अब आगे क्लास में हम गति के जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास भी वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में गति के जड़त्व के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।